नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का जो पहला पेपर है अपना, वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो इस पहले पेपर का जो अपना पहला पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका जो पहला टॉपिक अपना आता है वो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है बच्चों, देखो हमने 12वीं क्लास में भी पढ़ा था थोड़ा सा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। अब यहाँ पर देखो, कोई भी पृष्ठ की बात करते हैं हम, किसी भी पृष्ठ की बात करते हैं, माना ये अपने पास एक पृष्ठ है, पृष्ठ कह दो, सतह कह दो, या चालक कह दो, अचालक कह दो, प्रत्येक में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। माना इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है अपने पास, इसके अंदर क्या है? उपस्थित है, और इसकी सतह पर भी क्या है? उपस्थित है। सतह पर कैसे आएंगे? अगर चालक है तो चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पर होते हैं? उसकी सतह पर होते हैं। और अचालक के कहां होते हैं? उसके अंदर होते हैं। यदि इस पृष्ठ के ऊपर, ये अपना क्या है? एक पृष्ठ, इस पृष्ठ के ऊपर हमने एक प्रकाश आपतित करवाया। ये जो प्रकाश है, माना इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? न्यू। ये इस प्रकाश की क्या हो गई? आवृत्ति। इस प्रकाश को जब हम इस पर क्या करवाते हैं? आपतित करवाते हैं, तो देखो प्रकाश है, प्रकाश में भी क्या होती है? प्रकाश भी क्या है? एक ऊर्जा का रूप होता है। इस प्रकाश के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऊर्जा क्या करेंगे? इस प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करने के पश्चात यहां से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। पृष्ठ से क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाएंगे। मतलब एक प्रकाश यहां पर जब हमने आपतित करवाया, तो उस प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन इस पृष्ठ से क्या होने लगे? उत्सर्जित होने लगे। और ये जो है, ये ही क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। या कहा जाए कि जब हम एक विशिष्ट आवृत्ति की, एक ऐसी आवृत्ति जिसका प्रकाश जब हम किसी पृष्ठ पर क्या करवाते हैं? आपतित करवाते हैं, पृष्ठ पर डालते हैं, तो पृष्ठ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पृष्ठ से क्या हो जाते हैं? उत्सर्जित हो जाते हैं। और ये जो प्रभाव कहलाता है, यही क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अब बात करते हैं, देखो बेटा, ये जो आवृत्ति होती है विशिष्ट आवृत्ति, ये विशिष्ट आवृत्ति जिस पर क्या उत्सर्जित होते हैं? इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये आवृत्ति कहलाती है अपनी देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति जो होती है, इसको प्रदर्शित करते हैं न्यू जीरो से। मतलब कम से कम इतनी आवृत्ति हमारे पास प्रकाश की होनी चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? उत्सर्जित। अगर इससे कम आवृत्ति का प्रकाश होगा, न्यू जीरो से कैसा होगा? कम होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। जो इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित हुए ये कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? ये फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ अपना कहलाता है उत्सर्जक पृष्ठ। उत्सर्जक क्यों कहलाएगा? क्योंकि इससे क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो ये कहलाता है अपना उत्सर्जक पृष्ठ कहलाता है। इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, जो किससे उत्सर्जित हुए हैं? उत्सर्जक पृष्ठ से उत्सर्जित हुए हैं। और ये जो प्रभाव है, यही क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अब देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, देखो इलेक्ट्रॉन है उत्सर्जित हो गए, तो ये क्या करेंगे? गति करेंगे। और हमने पढ़ा है कि जब भी आवेश की गति होती है तो क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। किसकी गति के कारण? आवेश की गति के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन गति तो करते हैं, लेकिन किसके कारण करते हैं? इस प्रकाश के कारण करते हैं। तो इससे जो धारा बनेगी वो कौन सी कहलाती है? प्रकाश विद्युत धारा। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम किसी पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश को आपतित करवाते हैं, तो पृष्ठ से क्या उत्सर्जित होने लग जाते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं।
और ये जो इलेक्ट्रॉन अपने उत्सर्जित हुए ये क्या कहलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस पृष्ठ पर हमने एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश क्या करवाया, आपतित करवाया। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ये जिस पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं वो क्या कहलाता है, उत्सर्जक पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है वो, उत्सर्जक पृष्ठ। और जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा, ये विद्युत धारा क्या कहलाती है अपनी, प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। देखो अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं अपने, जो अगला टॉपिक अपना इसके बाद आता है वो अगला टॉपिक देखो क्या है, जो दूसरा अपना टॉपिक है इसमें वो आता है कॉम्पटन प्रभाव। और देखो बच्चों कॉम्पटन प्रभाव होता क्या है, इस कॉम्पटन प्रभाव की हम बात करते हैं। ये जो कॉम्पटन प्रभाव है हमने देखो 12th क्लास में पढ़ा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसके बारे में पढ़ा था, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ये होती क्या है, एक प्रकार की ऐसा विक्षोभ है तरंगों का जो निर्वात में भी क्या कर सकता है, गति कर सकता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाता है। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को हमने 7 भागों में बांटा था, जिनमें से एक होती है एक्स किरणें। कौन सी होती है, एक्स किरणें। अब हम बात करते हैं कॉम्पटन प्रभाव जो है वो इस एक्स किरणों पर क्या है, आधारित है, कि इन एक्स किरणों पर ही कॉम्पटन प्रभाव दिया गया था। अब देखो बच्चों कॉम्पटन प्रभाव होता क्या है, हमने पढ़ा है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन होता क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है जब वो वायुमंडल में प्रवेश करता है, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण होते हैं उन सूक्ष्म कणों से टकराकर ये प्रकाश हर दिशा में फैल जाता है, और यही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। तो जो कॉम्पटन अपना प्रभाव है ये एक्स किरणों के प्रकीर्णन पर आधारित है। इनमें होता क्या है, देखो कॉम्पटन प्रभाव में कि हमने यदि इन एक्स किरणों को, ये जो अपनी एक्स किरणें हैं इसको किसी पृष्ठ से, और जो पृष्ठ होगा वो होगा प्रकीर्णित पृष्ठ। प्रकीर्णित पृष्ठ का मतलब क्या है, जिससे क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। तो इन एक्स किरणों को जब किसी प्रकीर्णित पृष्ठ से हम प्रकीर्णन करवाते हैं इनका, तो ऐसी स्थिति में देखो किरणें हैं, किरणों की क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। माना पहले की जो इसकी तरंग दैर्घ्य थी वो कितनी थी, लैम्बडा थी। अब प्रकीर्णित होने के पश्चात इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, बदलेगी, और माना वो कितनी होगी, लैम्बडा डैश होगी। प्रकीर्णन से पहले लैम्बडा थी, प्रकीर्णन के बाद कितनी होगी, लैम्बडा डैश। इन दोनों तरंग दैर्घ्यों में देखो प्रकीर्णन के पश्चात जो इन एक्स किरणें होती हैं इनकी तरंग दैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी तरंग दैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है। और इन दोनों तरंग दैर्घ्यों का जो अंतर है, माना अधिक ये है, इसमें से किसको घटा दिया, कम को। ये जो इन दोनों का अंतर है अपना, ये कहलाता है कॉम्पटन विस्थापन। कॉम्पटन विस्थापन। और ये जो प्रभाव है ये अपना कहलाता है कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। आया समझ में, कि जब भी अपने पास एक्स किरणें हैं कोई, इन एक्स किरणों को हम किसी प्रकीर्णित पृष्ठ से क्या करवाते हैं, प्रकीर्णित करवाते हैं, यानी कि इनका प्रकीर्णन करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब हमने इनका प्रकीर्णन करवाया तो प्रकीर्णन के पश्चात इन किरणों की जो तरंग दैर्घ्य हमें प्राप्त हुई वो पहले वाली तरंग दैर्घ्य से कैसी होती है, ज्यादा होती है। और इनका जो तरंग दैर्घ्यों का अंतर होता है ये क्या कहलाता है, कॉम्पटन विस्थापन। और ये जो अपना प्रभाव है यही क्या कहलाता है, कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। अब देखो बेटा, अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि कॉम्पटन विस्थापन हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है कि किस प्रकार से कॉम्पटन विस्थापन को निकालना। ठीक, हमने माना कि भाई हमारे पास ये द्विविमीय निर्देश तंत्र है, ये y एक्स हो गया, ये y डैश लगा लो या माइनस का y, और ये आगे x डैश और ये पीछे। हम मानते हैं यहाँ पर अपने पास कोई प्रकाश है, इस प्रकाश की जब बात करेंगे, इस प्रकाश की जो ऊर्जा है माना वो है E बराबर mc स्क्वायर, या
हम यहाँ पर बात करते हैं फोटोन की। तो यदि हम फोटोन की ऊर्जा की बात करते हैं तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू होती है। तो यहाँ पर एक फोटोन है, इस फोटोन की ऊर्जा है एच न्यू, और इस फोटोन का जो संवेग है वो माना P बराबर एच न्यू अपॉन में कितना है, C। देखो बच्चों ये P बराबर एच न्यू अपॉन में C आता कैसे है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब यहाँ पर देखो आइंस्टीन का एक समीकरण होता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, E बराबर किसके होता है, mc स्क्वायर के। और देखो फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर, वो किसके बराबर होती है, एच न्यू के। होती नहीं होती, दोनों ऊर्जा है तो दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। mc स्क्वायर किसके बराबर होगा, एच न्यू के। हुआ नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में देखो यहाँ पर अगर हम करना चाहें mc इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू अपॉन में c। द्रव्यमान गुणा में वेग किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है। तो P बराबर क्या आ गया, एच न्यू अपॉन में C, और ये किसके बराबर है, फोटोन के संवेग के बराबर है। इससे कुछ दूरी पर ये अपना केंद्र मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन स्थित है, स्थिर अवस्था में है। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है तो इसका संवेग कितना होगा, 0 होगा, होगा नहीं होगा। और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार माना इसका जो द्रव्य ऊर्जा है इसकी वो कितनी है, E बराबर m0 c स्क्वायर हो गया। अभी माना इसका द्रव्यमान m0, प्रकाश के वेग से गति करेगा फोटोन, तो ये कितना हो जाएगा, c स्क्वायर। जब ये फोटोन इससे टकराएगा, देखो आगे की तरफ गति करेगा यहाँ से फोटोन, तो फोटोन क्या होगा, इससे टकराएगा। और जब फोटोन इससे टकराएगा तो जो फोटोन है वो अपनी कुछ ऊर्जा किसको दे देगा, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इसका मतलब इसकी ऊर्जा में क्या हो गया, परिवर्तन। और इसको ऊर्जा देने के बाद हम मानते हैं कि जो फोटोन है वो फाई कोण पर गति करता है। कितने कोण पर गति करता है, फाई कोण पर। तो यहाँ पर जो फोटोन की ऊर्जा है वो उसमें परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि उसने अपनी कुछ ऊर्जा किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को। तो माना अब उसकी ऊर्जा कितनी हो गई, E बराबर एच न्यू डैश हो गई। इसका संवेग है, ये संवेग भी क्या होगा, यहाँ पर बदलेगा। और संवेग क्या हो जाएगा, अब देखो जब आवृत्ति में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर भी होगा। अब हम मानते हैं कि ये तो देखो जो अपना फोटोन था वो तो फाई कोण पर चला गया। हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी थीटा कोण पर यहाँ पर क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। और थीटा कोण पर प्रकीर्णित होने के पश्चात इस दिशा में चला जाता है। जब ये इस दिशा में जाएगा तो भाई इसकी ऊर्जा क्या होगी, भाई इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। माना इसका द्रव्यमान कितना हो गया, m हो गया c स्क्वायर। और जो इसका संवेग होगा, देखो संवेग क्या होता है बेटा, mv। देखो स्थिर था, अब माना इसका वेग कितना हो गया, v। तो ये v वेग से इस तरफ गति करेगा तो संवेग क्या होगा, p बराबर mv होगा। आया इतना समझ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये जो संवेग होता है ये कैसी राशि होता है, सदिश राशि होता है। मतलब इस संवेग का मान दिशा पर क्या करता है, निर्भर। तो हम इस संवेग को यहाँ पर देखो ये अपना एक घटक हो गया और दो घटकों में क्या कर देते हैं, इसको विभाजित कर देते हैं। अब देखो संवेग है जिसके साथ कोण बने वो हमेशा क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या आया, एच न्यू डैश कोस फाई और अपॉन में c। और जिसके साथ नहीं बना वो क्या होगा, साइन थीटा एच न्यू डैश साइन फाई अपॉन में क्या होगा, c हो गया। अब बात करते हैं नीचे, देखो अपने पास ये तो फोटोन का संवेग था, किसका है, इलेक्ट्रॉन का संवेग। ये भी सदिश राशि, इसको भी किसमें वियोजित कर दो, घटकों में वियोजित कर दो। जिसके साथ कोण बने वो क्या होगा, कोस थीटा। और जिसके साथ कोण नहीं बना वो क्या होगा, साइन थीटा। अब इसके बाद देखो बेटा हमने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, उसको रूपांतरित। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, देखो यहाँ पर इस फोटोन की इससे टक्कर हुई तो टक्कर से पहले की कुल ऊर्जा और टक्कर के पश्चात की कुल ऊर्जा दोनों कैसी होंगी, समान। क्योंकि ये क्या कहता है, अपना ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से टक्कर से पहले की कुल ऊर्जा, देखो ये कितनी है, फोटोन की ऊर्जा कितनी थी, h न्यू। आगे देखो प्लस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी थी, m0 c स्क्वायर। अब टक्कर के पश्चात की ऊर्जा की क्या होगी, बराबर। टक्कर के पश्चात कितनी होगी,
एच न्यू डैश प्लस में एम सी स्क्वायर हो गया, दोनों बराबर हो गई। अब यहाँ पर क्या करो, इसका पक्षांतरण कर दो, क्या आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस में एम जीरो सी स्क्वायर बराबर किसके होगा, एम सी स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एच आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा न्यू माइनस न्यू डैश प्लस में एम जीरो सी स्क्वायर बराबर किसके होगा, एम सी स्क्वायर के। हुआ नहीं हुआ, इसका यहां पर वर्ग कर दो, वर्ग करने पर देखो बेटा क्या आएगा अपने पास, एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस में एम जीरो सी स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस में बराबर क्या आएगा इस तरफ एम स्क्वायर और सी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, सी 4 हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास, ए स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर, इसके बाद बी स्क्वायर यानी कि एम जीरो स्क्वायर सी 4 प्लस में 2ab तो 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर बराबर किसके होगा, एम स्क्वायर सी 4 के बराबर। इसको दे दो समीकरण नंबर, इतना है समझ में। अब आगे की देखो हम बात करते हैं, हमने ऊर्जा संरक्षण यहाँ पर लगा दिया, ऐसे ही होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के पश्चात का संवेग दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, और संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा अपने पास, हम यहां पर देखो संवेग कितनी दिशाओं में, x दिशा में भी है और y दिशा में, दोनों घटकों पर है, तो हम पहले लगाएंगे x दिशा में। अब बेटा x दिशा में संवेग टक्कर से पहले का किसके बराबर होगा, टक्कर के बाद, यही x दिशा। इस x दिशा में देखो टक्कर से पहले इसका संवेग कितना है, फोटोन का h न्यू अपॉन में c, इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना है, 0। हुआ नहीं हुआ। अब ये बराबर होगा किसके, x दिशा में टक्कर के पश्चात, और वो कितना है h न्यू डैश कोस फाई अपॉन में c और प्लस में एम वी कोस थीटा। समझे, ये h और ये h पक्षांतरण करके दोनों को एक तरफ कर लो, क्या आएगा h न्यू अपॉन में c माइनस h न्यू डैश कोस फाई अपॉन में c बराबर किसके होगा, एम वी कोस थीटा। दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, h अपॉन में c आ गया कॉमन, क्या बचेगा न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई बराबर होगा किसके, एम वी कोस थीटा। और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। हो गया इतना का। अब इसके आगे की देखो होता क्या है, ये कौन सी दिशा में निकाला हमने, x दिशा में। अब किसका नंबर है, y दिशा का, तो y दिशा में क्या आएगा, y दिशा में देखो बेटा ये जो फोटोन गति कर रहा था, कौन से अक्ष पर गति कर रहा था, x अक्ष पर गति कर रहा, मतलब y दिशा में इसका संवेग कितना हो गया, नहीं है, तो भाई फोटोन का भी 0, इलेक्ट्रॉन का भी कितना है, 0 है। ये बराबर होगा किसके, टक्कर के पश्चात। टक्कर के पश्चात देखो फोटोन का कितना है, h न्यू डैश साइन फाई अपॉन में c, ये ऊपर की तरफ प्लस का और दूसरा नीचे की तरफ है, तो इसका निशान कैसा आएगा, माइनस का, एम वी साइन थीटा। पक्षांतरण कर लो बेटा, क्या आएगा यहाँ से मान, h न्यू डैश साइन फाई अपॉन में c बराबर एम वी साइन थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर, हो गया इतना। अब आगे देखो हमें आगे करना क्या है, इसके बाद क्या करते हैं हम, समीकरण 2 का वर्ग कर दो, कितने का कर दो, 3 का, और दोनों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तो देखो क्या आएगा जोड़ने पर, समीकरण 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर करने, करो बेटा, ये अपने पास 2 का स्क्वायर क्या आएगा, h स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश
कोस फाई का स्क्वायर प्लस में 3 का क्या आएगा एच स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो गया बराबर किसके आएगा इस तरफ क्या आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया इतना। अब यहां पर देखो बेटा आगे मान क्या आएगा अपने पास यहां से क्या आया एच स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर दोनों में से क्या गया कॉमन यहां पर इसका कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab न्यू न्यू डैश कोस फाई और प्लस में ये कॉमन जाने के बाद यहां पर कितना बचा न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहां पर देखो दोनों में कॉमन आया कितना एम स्क्वायर बी स्क्वायर इन 2 में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 यहां पर देखो एच स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर क्या आएगा अंदर न्यू स्क्वायर प्लस में न्यू डैश स्क्वायर और न्यू डैश स्क्वायर दोनों कॉमन आ जाएंगे क्या बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई माइनस में 2 न्यू न्यू डैश कोस फाई हो गया इतना। और इसके बाद क्या आएगा अपने पास दूसरी तरफ क्या है एम स्क्वायर बी स्क्वायर वही कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 तो यहां से मान क्या आएगा देखो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस में न्यू डैश का स्क्वायर ये एक हो गया माइनस में 2 न्यू डैश कोस फाई देखो ये भाग में इसी स्क्वायर थे कहां चला गया ऊपर गुणा में एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी हो गया ना। अब इसको दे दो बेटा आगे अगर सोल्व इसको दे दो समीकरण नंबर कितना 4। इसके बाद क्या करते हैं देखो अपने पास समीकरण 1 है और समीकरण क्या है 4 है। समीकरण 1 में से 4 को घटा दो 1 माइनस 4 करने करो बेटा 1 में से 4 घटाओ क्या अपने पास जहां से उसमें देखो एच स्क्वायर हो गया आगे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको खोल दो क्या आएगा खोलने पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab खोल दिया आगे क्या इसके बाद प्लस में एम 0 स्क्वायर c4 प्लस में 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 c स्क्वायर बराबर इसकी ये तो आ गया समीकरण 1 इसमें से किसको घटाना है समीकरण 4 को घटाओ एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कोस फाई बराबर दूसरी तरफ क्या है एम स्क्वायर c4 माइनस में एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी ये हमने क्या किया समीकरण 1 में से किसको घटा दिया 4 को घटा दिया। अब समीकरण 1 में से हमने 4 को घटाया तो देखो अपने पास मान क्या आता है आगे बट यहां पर देखो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर दोनों में से क्या कॉमन आ गया एच स्क्वायर कॉमन आ गया अंदर क्या बचेगा ये देखो न्यू स्क्वायर प्लस में न्यू डैश स्क्वायर प्लस में माइनस में 2 न्यू डैश माइनस का निशान है मतलब अंदर के निशान बदलेंगे न्यू स्क्वायर माइनस न्यू डैश स्क्वायर प्लस में 2 न्यू डैश कोस फाई हो गया दोनों में से आ गया जो आना था अपना कॉमन प्लस में आगे क्या है अपने पास इसके अलावा m0 स्क्वायर c4 प्लस में 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 c स्क्वायर बराबर इन दोनों में से देखो क्या कॉमन ले लिया हमने m स्क्वायर c4 कॉमन ले लिया ये कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस m स्क्वायर तो बाहर आ गया क्या बचेगा v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर हमने ये कॉमन लेने के बाद ये आ गया अपने पास। अब आगे देखो ये आपस में क्या हुई कट गए क्या बचेगा बेटा अपने पास यहाँ पे
एच स्क्वायर टू न्यू न्यू डैश कोस फाइव माइनस टू न्यू न्यू डैश प्लस में एम जीरो स्क्वायर सी फोर प्लस में टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर सी फोर वन माइनस बी स्क्वायर अपोन में सी स्क्वायर। ये आ गया अपने पास इसको सोल्व करने के बाद। अब आगे हम देखते हैं, देखो इसमें हमने एक समीकरण पढ़ा था आवेश वाले में, क्या आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है उसमें देखो m का जो मान होता है वो होता है m जीरो अपोन में रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपोन में सी स्क्वायर। ये होता है द्रव्यमान में परिवर्तन। द्रव्यमान सती पढ़ी थी हमने 12वीं क्लास में, उसके बाद ये आता है उसमें m बराबर m जीरो अपोन में रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपोन में सी स्क्वायर। अब यहां पर देखो मान क्या आएगा इसके अनुसार, ये मान इसमें रख दो एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर के बाद देखो अंदर से बेटा कॉमन भी आ रहा है अपने पास। कॉमन क्या आ रहा है टू न्यू न्यू डैश, क्या बचेगा यहां पर वन माइनस फोर फाइव। ठीक, ये यहां से आ गया अपने पास अंदर से क्या है, या इसको ये कर लो ना इसकी बजाय भाई माइनस बाहर निकालो इसमें से माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश और अंदर क्या बच गया वन माइनस कोस फाइव। वही बात है बेटा, घुमाने के बाद वही आएगा। माइनस हमने कॉमन लिया तो ये कैसा हो गया प्लस का और ये कैसा हो गया माइनस का, दोनों में से हमने कॉमन लिया बाहर आ गया, क्या बचा वन माइनस कोस फाइव हो गया। प्लस में आगे देखो क्या आएगा अपने पास एम जीरो स्क्वायर सी फोर प्लस में टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर, और यहां पर जब m की जगह मान रखेंगे तो क्या आएगा एम जीरो स्क्वायर अपोन में वन माइनस बी स्क्वायर अपोन में सी स्क्वायर। वर्ग था तो हमने इसका क्या कर दिया वर्ग कर दिया, इनटू में सी फोर और इनटू में वन माइनस बी स्क्वायर अपोन में सी स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट गए तो आगे क्या आएगा माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश वन माइनस कोस फाइव प्लस में एम जीरो स्क्वायर सी फोर प्लस में टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर, और बराबर किसके हो जाएगा बेटा ये एम जीरो स्क्वायर सी फोर। ये दोनों देखो दोनों तरफ सेम है तो ये भी आपस में क्या होंगे कट जाएंगे। आगे का मान देखो यहां से क्या है अपने पास माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश वन माइनस कोस फाइव प्लस में टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर, और बराबर देखो कट गया तो कितना आ गया जीरो। यहां पर इसका पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करने के बाद क्या आएगा देखो मान अपने पास टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर किसके बराबर होगा माइनस से दूसरी तरफ जाकर कैसा हो गया प्लस का टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश वन माइनस कोस। इसको सोल्व कर दो, आगे अपने पास सोल्व करने पर मान क्या आएगा दो से दो कटा, एक एच से एक एच कट गया, क्या बचा न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर बराबर हुआ यहां से एच न्यू न्यू डैश वन माइनस कोस। वज्रगुणा कर लो, यहां पर देखो क्या आएगा न्यू माइनस न्यू डैश अपोन में न्यू न्यू डैश। आवृत्ति हमने क्या की एक तरफ ले ली, अब इसके आगे का मान देखो एच अपोन में गुणा में था कहां पर चला गया भाग में एम जीरो सी स्क्वायर वन माइनस कोस बेटा। ये न्यू न्यू डैश दोनों के भाग में करेंगे तो देखो न्यू से न्यू कटेगा क्या आएगा वन अपोन में न्यू डैश माइनस में न्यू डैश से न्यू डैश कट गया क्या बचा वन अपोन में न्यू। इस तरफ क्या आएगा एच अपोन में एम जीरो सी स्क्वायर वन माइनस कोस। हो गया मान। हमने पढ़ा है कि जो देखो न्यू होता है ये किसके बराबर होता है सी अपोन में लैम्डा के। यहां पर इसका मान रखोगे तो क्या आएगा लैम्डा डैश अपोन में सी, क्योंकि सी अपोन में गया तो कहां गया ऊपर माइनस में लैम्डा अपोन में सी बराबर एच अपोन में एम जीरो सी स्क्वायर वन माइनस कोस।
दोनों में से बेटा कॉमन ले लो। देखो कॉमन क्या है अपने पास यहाँ पे, क्या आएगा 1/c आ गया कॉमन, क्या बचा लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, और इस तरफ अपने पास मान है h/m0c², 1 माइनस कोस फाई। एक c से एक c कट गया, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा बराबर h/m0c 1 माइनस कोस फाई। यहां पर देखो ये प्रकीर्णन के पश्चात की तरंग दैर्घ्य और ये प्रकीर्णन से पहले की तरंग दैर्घ्य, और दोनों का अंतर क्या कहलाता है, कोम्पटन विस्थापन। और यहां से कोम्पटन विस्थापन का मान कितना आ गया, डेल्टा लैम्बडा। ये किसके बराबर ले लिया, पूरा का पूरा डेल्टा लैम्बडा बराबर क्या आएगा h/m0c 1 माइनस कोस, और यही कहलाता है कोम्पटन विस्थापन। बेटा आज के लिए इतना बहुत है, इसके आगे का जो है वो हम अगली क्लास में, ठीक है बेटा, थैंक यू।